शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों के प्रकार। शिक्षक द्वारा कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ या कौन कौन से टीचिंग मेथड अपनाकर छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। सबसे पहली है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। ये परंपरागत एक शैली है जिसमें छात्रों के समक्ष या कक्षा में शिक्षक द्वारा व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर किसी विषय वस्तु या किसी भी तकनीकी ज्ञान को बताया जाता है। इस विधि में शिक्षण के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के सम्मुख विषय वस्तु एवं क्रिया का वर्णन केवल व्याख्यान द्वारा ही प्रस्तुत करता है। वो अपनी बात को केवल मौखिक रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं को मात्र मौखिक विधि द्वारा ही नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि इसमें अन्य विधियों का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे तकनीकी कौशल होते हैं, तकनीकी अभ्यास होते हैं। तो इसलिए उस व्याख्यान विधि ही के द्वारा अगर आप चाहें कि हम उस तरह के विषयों का ज्ञान दे सकें जो कि संभव नहीं हो पाता है। शारीरिक शिक्षा की क्रियात्मक कक्षाओं में इसकी उतनी महत्ता नहीं है। केवल सैद्धांतिक कार्य में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं तब लेक्चर मेथड से ही केवल कार्य नहीं किया जा सकता है। ये केवल क्लासरूम के अंदर या किसी चीज़ को आप बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, वहाँ पर तो संभव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। इस विधि में अध्यापक विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में बांटकर छात्रों के सम्मुख रखकर शिक्षण देते हैं। इस विधि से विवरण द्वारा ही छात्रों के सम्मुख पाठ्य विषय को रखकर रुचि एवं आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर या जो जूनियर क्लासेज होते हैं वहाँ पर इस विधि का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है, लेकिन जब हम खासकर हायर एजुकेशन में या कहें कि महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जब फिजिकल एजुकेशन की किसी विषय वस्तु का ज्ञान देते हैं, तब वहाँ पर केवल व्याख्यान विधि से ही कार्य करना असंभव होता है। उसमें दूसरी तरह की विधियों का भी प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब किसी चीज़ को पीछे पीछे सीखना या किसी चीज़ का दोहराना। कोई किसी एक्टिविटी को, कोई आपके सामने कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको पीछे से दोहराना। अनुकरण करना या किसी चीज़ को दोहराना ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बच्चे अनुकरण करके ही बहुत सारी एक्टिविटी सीखते हैं। कई इस तरह की एक्टिविटी होती हैं फिजिकल एजुकेशन में, जिनको हम छोटे बच्चे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको बार बार उनके सामने करते हैं, जिसका वो अनुकरण करते हैं तो वो उसको जल्दी सीख जाते हैं। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से कभी कभी बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। इस विधि में शिक्षक बच्चों से अनुकरण करने के लिए आदेशित करता है, उनसे कहता है कि जो एक्टिविटी आपके सामने कर रहे हैं या प्रदर्शित हो रही है, उसको आप पीछे पीछे उसके करिए, आप उसको फॉलो करिए। और बच्चों के सम्मुख अनुकरण कराया जाता है, बच्चों से अनुकरण कराया जाता है। बच्चे इस विधि से अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित करते हैं, उनको इसमें करने में आनंद आता है। अगर वो ठीक से कर रहे हैं, अगर अच्छे ढंग से उसको कर रहे हैं तो उनमें रुचि पैदा होती है, वो प्रेरित होते हैं। शारीरिक शिक्षक को अपने विषय के कार्य करने में जितनी अधिक रुचि होगी, बच्चे भी विषय में उसी रुचि से उस एक्टिविटी को अनुकरण करेंगे और शारीरिक शिक्षा की कठिन से कठिन एक्टिविटी को वो आसानी से सीखने में सक्षम होंगे। तो अनुकरण विधि भी फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटी होती हैं या फिजिकल एजुकेशन की जो क्रियाएँ होती हैं, उनको सिखाने में एक ये अच्छी विधि है। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये अधिक महत्व रखती है।
उसके बाद है प्रदर्शन विधि या डेमोस्ट्रेशन मेथड। शारीरिक शिक्षा का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, प्रदर्शन विधि उन सब में अधिक उत्तम है, ये ज़्यादा अच्छी है। इस विधि के अंदर शिक्षक पहले क्रिया का छोटा सा परिचय देकर, लघु परिचय देकर प्रदर्शन दिखाता है। शारीरिक शिक्षक का प्रदर्शन छात्रों के समक्ष जितना अच्छा और आकर्षक होगा, छात्र उतना ही अधिक प्रभावित होंगे। प्रदर्शन सदैव ठीक दिया जाना चाहिए, उसमें फॉल्ट नहीं होने चाहिए, और वो थोड़ा सा बच्चों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। प्रदर्शन छात्रों की बौद्धिक क्षमता के भी अनुकूल होना चाहिए। जितना उनके अंदर समझने की क्षमता है, उसको जानने की क्षमता है, करने की क्षमता है, उसके अनुकूल भी होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि उनके सामने प्रदर्शित की जाए और जिसमें वो करने में पूरी तरह से सक्षम ही ना हो, तब वहाँ पर असुविधा उत्पन्न हो जाती है। शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रदर्शन मेथड के समय, जो विवरण दिया जा रहा है उस समय, कि प्रदर्शन देते समय छात्रों को कई बार वो रिपीट करना चाहिए, जिससे छात्र उस छोटी से छोटी एक्टिविटी को समझ जाएं। जो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो थोड़ा कठिन होती हैं, कुछ तकनीकी ज्ञान ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, या चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई टेक्निक हो किसी इवेंट्स की, तो ऐसी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका डेमो देना चाहिए, उनके सामने प्रदर्शित करना चाहिए। छात्रों को सामने खड़ा कर दिया जाए, उनके सामने उस तरह की एक्टिविटी की जाए छोटे छोटे भागों में, और उसको रिपीट बार बार किया जाए, जिससे वो सारी एक्टिविटी, उसके एक्शन और उनकी जो भी छोटे छोटे मूवमेंट हैं, वो उनको अच्छी तरह से छात्र समझ लें, और फिर छात्रों से अभ्यास कराया जाए। उसी छोटे छोटे जो हमने पार्ट में बांटा है, उन छोटे छोटे पार्ट में उनको पहले अभ्यास कराया जाए। उसमें अगर उनके कोई फॉल्ट हो रहे हैं, कुछ उसमें गलतियां हो रही हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको बताया जाए कि आपके मूवमेंट, आपका ये टेक्निक में ये यहाँ पे इस स्टेप पे गलती है, और उसको बताकर वहाँ पे रोक कर उनको सही कराया जाए, और इसको कई बार रिपीट कराया जाए, बार बार इसका अभ्यास कराया जाए, तो वो उन त्रुटियों को, उन गलतियों को भी दूर हो जाएंगी, और उससे वो उनके जो एक्शन, पूरा फुल एक्शन है या पूरा मूवमेंट है, वो उसको करने में भी उनको आसानी हो जाएगी। जब उसको हम कई पार्ट में बांट के और अलग अलग स्टेप में उनके मूवमेंट को ठीक करेंगे, तो उनके एक्शन में सुधार होगा, और उसके बाद जब वो फुल एक्शन पूरा मूवमेंट करेंगे, तो उसमें बहुत अधिकता की संभावना रहेगी कि उसमें गलतियां कम होंगी, जिनको आसानी से दूर किया जा सकता है, और कुछ समय बाद लगातार अभ्यास कराने के बाद वो एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा एक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद अगली है आदेश विधि या कमांड मेथड। शारीरिक शिक्षा में कमांड का भी एक अपना विशेष स्थान है। शारीरिक शिक्षा के अधिकतर क्रियाकलाप कमांड या आदेश के द्वारा ही संचालित होते हैं। छात्र शारीरिक शिक्षक के साधारण आदेश को आसानी से समझ लेते हैं, और आदेश मिलने पर वो एक्टिव हो जाते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं। अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग क्रियाओं को संपादित करने के लिए अलग अलग आदेश दिए जाते हैं। इस पद्धति को तालमय पद्धति भी कहते हैं, या इसे रिदमिक मेथड भी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारी उस तरह की एक्टिविटी होती हैं जो कमांड देके कराते हैं फिजिकल एजुकेशन में। उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, टीम एक्सरसाइज हैं, या जो ग्रुप एक्सरसाइज हैं, या ग्रुप एक्टिविटी हैं, उस तरह की एक्टिविटी हम कराते हैं जिसमें कमांड मेथड का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद है विचार विमर्श विधि या डिस्कशन मेथड। इसके द्वारा अध्यापक बच्चों के साथ विचार विमर्श करके जो भी विषय है, या जो भी उनको तकनीकी ज्ञान या कोई तकनीकी कौशल के बारे में बताया जा रहा है, उसके संबंध में डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उनकी जो छात्रों के अंदर जो शंकाएं होती हैं, जो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको छात्रों को ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा,
उन सारी शंकाओं का निराकरण करते हैं, उनको दूर करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये विधि व्याख्यान विधि की ही सहायक विधि है। जो हम लेक्चर मेथड देते हैं उसी का देखा जाए तो ये उसी का एक छोटा रूप है। इस विधि में अध्यापक पहले जो विषय वस्तु होती है या जो भी ज्ञान होता है उसकी भूमिका बच्चों के सामने रखता है, और फिर छात्र जो है उस विषय वस्तु से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ प्रश्न उठाते हैं। अध्यापक द्वारा उन प्रश्नों या उन शंकाओं का समाधान किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, और छात्रों को जो इस तरह की शंकाएं होती हैं उनको दूर किया जाता है। यदि उनमें उत्तर का कुछ भाग छूट जाए तो अध्यापक उत्तर पूरा करके उन सारी संभावनाओं को दूर करे। कुछ ऐसी चीज़ छूट जाए जो कि छात्रों को बाद में उस एक्टिविटी या उन क्रियाओं को करने में असुविधा उत्पन्न करे, तो छात्रों द्वारा उनको सबको दूर किया जाना चाहिए। इस विधि में बच्चों को शिक्षक के साथ क्वेश्चन उठाने और विचार विमर्श करने, डिस्कशन करने का पूरा अवसर मिलता है। इस तरह शिक्षक बच्चों को बौद्धिक स्तर को सरलता से पता लगा लेता है, और कुछ बच्चे जो तेज होते हैं, जो किसी एक्टिविटी या किसी विषय के बारे में ज्ञान आसानी से समझ लेते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि वो बुद्धि से तेज होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा सा देर से समझते हैं या उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। उनका भी हम जो है ऐसे बच्चों को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये विचार विमर्श विधि का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें छात्रों के साथ शिक्षक जो है डिस्कस करता है किसी विषय वस्तु के बारे में, और छात्र उस विषय वस्तु के संबंध में जो उनकी शंकाएं होती हैं, जो संभावनाएं होती हैं, जो उनके अंदर क्वेश्चन होते हैं, वो शिक्षक से करता है, और शिक्षक उनको उनके बारे में उत्तर देता है, उनकी सारी शंकाओं का समाधान करता है, और उस विषय वस्तु के बारे में छात्रों को इस तरह से समझाया जाता है। अगला है नाटक विधि या ड्रामेटिक मेथड। जिस प्रकार एक नाटक के माध्यम से किसी इतिहास या जीवन चरित्र को आसानी से समझा जा सकता है और इसको समझने में विषय की कई संभावित घटनाओं की कल्पना सहजता से कर ली जाती है, ठीक वैसे ही नाटक विधि से शारीरिक क्रियाओं और नृत्य गीतों को भी आसानी से समझा जा सकता है। नाटक हम लोग देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि उसमें किसी भी घटना का चित्रण किया जाता है, उसके बारे में नाटक के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक उसी तरह फिजिकल एजुकेशन में हम इस विधि से तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कौशल है ना, उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। नाटक विधि में बच्चों को कई प्रकार के कौशलों को सीखने में पूरी सहायता मिलती है, जैसे फ्रॉग जंप है, बैक किक है, पाव कीपिंग है, आदि नाटकीय ढंग से सिखाए जा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी नाटकीय ढंग से आसानी से सिखाई जा सकती हैं। तो जो हम शारीरिक व्यायाम है या शारीरिक अभ्यास है, उसमें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी होती हैं जिनको हम जो है नाटक विधि से समझा सकते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है कि नाटक विधि से शिक्षण कार्य करते समय बच्चे थकते नहीं हैं, उन्हें आनंद आता है, वो कुछ कहीं ना कहीं उसी में मनोरंजन भी कर लेते हैं अपना, और उस पूरी पाठ्य योजना का आनंद लेते हैं। और इस विधि से छोटे बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। छोटे बच्चे अगर बिगनर्स हैं, नए हैं, उनको इन विधियों नाटक विधि को अपनाकर हम जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको आनंद आता है, वो मनोरंजन करते हैं।